हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो जानते ही होंगे। ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और देखिएगा, ये जो चैप्टर है आपके कक्षा 10 के एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय नंबर 6 है। और इस चैप्टर पे हमारा ये वीडियो नंबर 7 है। ठीक है ना, यानी कि 7वां वीडियो नंबर है ये। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसे जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये देख लेते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है मनुष्यों में पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो देखिएगा, ये जो टॉपिक हमारा है ये क्या है, पार्ट 2 है, यानी कि यह दूसरा वाला पार्ट है। इसका पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, पहला पार्ट, तो उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक होगा क्या, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, इससे पहले हमने कहाँ पर पढ़ा था, अमाशय में पढ़ा था, और कहाँ पर मुग्गा में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम कहाँ पर पढ़ेंगे, छोटी आंत में पाचन पढ़ेंगे। देख लेते हैं भाई सब कैसे कैसे होता है छोटी आंत में पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका से तथा प्रोटीन व वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। ठीक है ना। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी क्या है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से, यानी कि मुख गुहिका में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से, अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं होता है, पूरा कहाँ पर होगा जाकर, छोटी आंत में पाचन संपूर्ण तरीके से क्या होता है, पूर्ण होता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे देखिएगा, छोटी आंत के अग्रभाग जो कि ग्रहणी कहलाता है में यकृत से पित्त रस एवं अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, देखिएगा यही क्या होता है आपका जो एक ग्रहणी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्क की गई है ग्रहणी। ग्रहणी में क्या होगा, यकृत से क्या आएगा, पित्त रस आएगा, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, अब देखिए पित्त रस क्या करता है काम, इसे पित्त रस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है ना, बाइल जूस इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए, पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण करना तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना है। देखिए जो पित्त रस होता है इसका मेन काम क्या है, यह वसा को क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है ना, वसा का क्या करेगा, इमल्सीकरण करेगा। और दूसरा मुख्य कार्य क्या है, भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है ना, अम्लीय से क्या बनाएगा, क्षारीय बनाता है। ये बात क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं अग्न्याशयी कार्य का, अग्न्याशयिक रस का क्या काम है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है। ठीक है ना, अग्न्याशयिक रस। देखिएगा, अग्न्याशयी रस का स्रावण करता है जो क्षारीय होता है। अग्न्याशयी रस निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो अग्न्याशयी रस होते हैं इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से भाई साहब। ठीक है ना, देखिए पहला जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। ठीक है ना, जो पहला एंजाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन बोलते हैं। यह क्या करेगा, यह मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है, अर्थात पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। यह क्या करेगा, मंड जो होता है उसे किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। देखिएगा मंड क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, इसे किस में चेंज कर देगा, माल्टोज शर्करा में चेंज करेगा। ठीक है ना, बदल देगा। और माल्टोज शर्करा क्या है, एक डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज या स्टेप्सिन। ठीक है ना, लाइपेज या स्टेप्सिन होता है, इसका काम क्या होता है, यह इमल्सीकृत वसा को वसई अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह क्या करेगा, इमल्सीकृत वसा जो है उसे किस में बदल देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा और वसी अम्ल में बदल देगा। वही यहाँ पर बात लिख दी गई है, इमल्सीकृत वसा को किस में बदल दिया, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ऐसे रिएक्शन के माध्यम से लिख दी गई है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दी गई है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं और भी चीजें। और देखिए हमारा जो तीसरा होता है, इसमें देखिए दो एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन होता है तथा क्राइमोट्रिप्सिन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्या करेंगे, इन दोनों का काम एक ही होता है, तो एक ही जगह लिख दिया गया है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। यह क्या करते हैं दोनों एंजाइम, या प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है इसको किस में बदल देंगे, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देंगे। ठीक है ना, तो इसका मेन काम होता है इन दोनों एंजाइम का, तो इसे क्या कर लेंगे आप लोग, याद रख लेंगे। देखिएगा, उपर्युक्त दोनों रसों यानी कि पित्त रस और अग्न्याशयी रस के अतिरिक्त छोटी आंत में आंतरिक रस का भी स्रावण होता है, जिसे सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम निम्न प्रकार से पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा जो उपर्युक्त दो रस थे, कौन से, पित्त रस और अग्न्याशयी रस, इसके अलावा कौन एक रस होता है, आंतरिक रस होता है। ठीक है ना, यानी कि जो आंत से स्रावित होता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक रस बोलते हैं।
ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला एंजाइम होता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये क्या करेगा, यह अग्नाशयिक रस के एमाइलेज से प्राप्त डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलता है। यानी कि जो अग्नाशयिक रस से जो एमाइलेज एंजाइम था उसने क्या क्या था, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदला था, और ये क्या करेगा, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलेगा। तो सबसे पहला एंजाइम होता है सुक्रेज। ये क्या करेगा, ये सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ता है। पहला एंजाइम क्या होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट पाचक में सुक्रेज होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये सुक्रोज शर्करा को, सुक्रेज जो एंजाइम होता है किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ज वाला हो क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, सुक्रोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है, यानी कि सरल अणु है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर हमारा दूसरा होता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम होता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोस, ठीक है। देखिए लैक्टेज एंजाइम किसको, लैक्टोस को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। तो ये बात देखिए यहाँ पर भी ऐसे रिएक्शन के माध्यम से लिख दी गई है। देखिए जो लैक्टोज शर्करा है इसको लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ दे रहा है, ग्लूकोज और आपकी गैलेक्टोज में क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है, ठीक है। तो चलिए अगले एंजाइम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला एंजाइम होता है इसी में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में, यानी तीसरा एंजाइम हो गया कौन सा, माल्टेज, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या करेगा, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है, ठीक है ना। माल्टोज शर्करा को किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर ऐसे ही लिख दी गई। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि ग्लूकोज के 2 अणु का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं भाई साहब क्या होने वाला है। देखिए अब हमारा दूसरा एंजाइम होता है, ठीक है, जो आंतरिक रस से स्रावित होता है। ये दूसरा एंजाइम कौन है, इरेप्सिन है। ये क्या करेगा, ये शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, यानी तोड़ता है या बदल देता है। जो शेष प्रोटीन बच जाता है उसे किसमें बदल देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, ठीक है। और तीसरा एंजाइम होता है आपका आंतरिक रस का कौन सा, लाइपेज या स्टेप्सिन होता है, ठीक है ना। लाइपेज या स्टेप्सिन होता है। ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, यानी कि जो बची हुई वसा होगी उसका क्या कर देगा, या पाचन कर देगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये बात यहाँ पर लिख दी गई है। इस प्रकार तीनों पाचक रसों यानी कि पित्त रस, अग्नाशयिक रस और क्या आंतरिक रस की विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, ठीक है ना। इन तीनों रसों की क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, यानी कि पाचन की क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद आ रही होगी कौन सी क्रिया होती है, अवशोषण की होती है। पहले क्या होती है, अंतःग्रहण होती है, फिर पाचन होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, अवशोषण की क्रिया होती है, जो कि हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। अवशोषण के क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अवशोषण किसे कहते हैं भाई साहब, ठीक है। अवशोषण कैसे होएगा, पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। क्षुद्रांत छोटी आंत के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, रसांकुर का एक फिगर ऐसे बना दिया गया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो अवशोषण का काम क्या होता है भाई साहब, अवशोषण किसके द्वारा होता है, जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं उसमें क्या होती है, कई सारे अंगुली से प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करके, पोषक तत्वों को अवशोषित करके रुधिर वाहिनियों के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा देते हैं, प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम इसी क्रिया क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। देखिए अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। देखिएगा अब स्वांगीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। पचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है, ठीक है। यानी कि जो हमने अवशोषण किया पोषक पदार्थों को, ठीक है ना, उसका कोशिका द्रव्य में जाकर विलीन हो जाना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, ऊर्जा के रूप में करते हैं, नए ऊतकों के निर्माण में करते हैं और पुराने ऊतकों की मरम्मत में करते हैं, ठीक है ना, स्वांगीकरण, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, याद करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि अगला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, मल परित्याग, या जिसे हम बोलते हैं बहिक्षेपण बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई साहब ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बिना पचा भोजन बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं।
अन्य पदार्थ गुदा यानी कि एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। देखिएगा, इसका मतलब है कि जो बिना पचा हुआ भोजन था उसे हमने कहाँ पर भेज दिया, बड़ी आंत में भेज दिया। ठीक है, बड़ी आंत में हमने नहीं भेजा, वो चला जाता है। ठीक है ना। और वहाँ पर क्या, जो दीर्घ रुम होते हैं जल का अवशोषण कर लेते हैं, और जो बेकार चीजें होती हैं उसे शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, आप लोग क्या करिएगा, ये जो फिगर है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि फिगर भी पूछ लेता है कभी कभी। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा इधर वाला सिंपल वाला वे में है। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।